हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है और मैं पर्सनली इस एपिसोड में कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो मैं खुद देखता था, आज मैं लाइव और एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपने पर्सनल लर्निंग के लिए कह सकते हैं, मैं आज बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं, एक तो वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, दिल्ली की राजनीति के बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं और 3 बार एमएलए, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर, 1 बार विधानसभा स्पीकर और उन्होंने अपने शुरुआती दिन में नेशनल यूथ कांग्रेस में वो यूथ प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो मैं ज़ोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी का। सर, आज पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय हमारे शो को दिया, हमारे चैनल को दिया, हमारे ऑडियंस को अपना समय दिया। और सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में। सर, बेसिकली हमारा ये चैनल है, एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं पॉलिटिशियंस की, जो हम पॉलिटिशियंस को पॉलिटिशियंस के रूप में जानते हैं। हमें नहीं पता उनका स्ट्रगल क्या है, वो कैसे पॉलिटिक्स में आए। तो आप लोगों के ज़रिए हम अपने ऑडियंस को वो इंस्पिरेशनल स्टोरी की लाइफ में भी एक काम करें आगे आने का। राजनीति में जो लोग हिस्सेदारी रखते हैं वो आगे इन स्टोरीज़ को देखकर बढ़ सकते हैं। तो मैं सर आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल में आए। तो सर, मैं सीधा पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा। सर, आप एक हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली आए, दिल्ली में आकर आपने एज एन प्रोफेसर शहीद भगत सिंह में आपने एज एन रीडर अपना करियर स्टार्ट किया। सर, फिर आप राजनीति में आए। सर, ये जर्नी कितनी चैलेंजिंग रही आपके लिए कि आप राजनीति में आए, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर बने, विधानसभा स्पीकर रहे। तो मैं सर आपसे चाहता हूँ आप हमें बताएं ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से आपने राजनीति में अपनी शुरुआत करी, कैसे क्या हुआ, हम जानना चाहेंगे। देखिए बघेल साहब, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ जी। हमारे पिताश्री सहारनपुर में कानून गो थे, सहारनपुर में, और ताऊ जी खेती संभालते थे। ओके। ताऊ जी की अचानक मृत्यु हो गई तो पिताश्री को नौकरी छोड़ करके आना पड़ा जी। वो आ गए। गांव वालों ने 20 वर्ष तक लगातार उनको सरपंच रखा। तो सरपंच के नाते समय समय पर जो भी लोग गांव में आते थे उनसे निकटता उनकी होती थी। वो उर्दू लिखते थे, उर्दू पढ़े हुए थे। तो जो भी वहाँ पर आता था मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, वो उर्दू में लिख करके फिर बोलते थे और मैं उसका हिंदी में लिख करके अभिनंदन पत्र तैयार करता था। वहाँ से रुचि हुई। उसके बाद मैं गुरुकुल में चला गया। गुरुकुल में? हाँ, 6 मार्च 1959 से लेकर 1968 तक जी मैंने विद्याध्ययन किया। भारतीय संस्कृति का समझा, पुरातत्व की खोज की। और हमारे जो गुरुजी थे वो नरेला से थे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते थे। ओके। लेकिन जिस दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई जी, उस दिन उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और संकल्प लिया कि मैं आज के बाद समाज सेवा करूंगा और ब्रह्मचारी रहकर मैं काम करूंगा। यात्रा बढ़ती गई, उनके साथ इधर उधर बहुत जगह पर जाना हुआ। फिर समय आया हरियाणा को अलग करने का। 1966 में 1 नवंबर को 1966 में हरियाणा बना। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने हरियाणा के निर्माण के लिए संघर्ष किया। उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय थे चौधरी देवीलाल, प्रोफेसर शेर सिंह, अब्दुल गनी दार, चौधरी मुख्तियार सिंह, डॉक्टर मंगल सेन आदि। तो उन्होंने संघर्ष करके हरियाणा बनाया। उसके उपरांत प्रश्न उठ गया कि चंडीगढ़ किसको दिया जाए। संत फेरुमान ने अकाली दल से थे,
अकाली दल ने संत फेरुमान को आमरण अनशन पर बैठा दिया चंडीगढ़ लेने के लिए। ओके। इधर से हरियाणा में उदय सिंह मान जो एमएलसी भी रहे थे और अध्यापक थे, उनके मुकाबले पर अनशन में बैठ गए। 58 दिन के अनशन के उपरांत संत फेरुमान का देहावसान हो गया। तो हरियाणा के नेताओं ने समझा कि अब चौधरी उदय सिंह मान का आमरण अनशन कंटिन्यू कराने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उनको जूस पिला करके अनशन तुड़वाया गया। अच्छा। यात्रा आगे बढ़ती रही, बहुत सारी बातें हुई। हमारे गुरुजी का रुझान हुआ पुरातत्व की ओर। वो इतिहास पहले से जानते थे। जिस समय सेंट स्टीफेंस कॉलेज में वो पढ़ते थे जी। तो वहाँ एक प्रोफेसर निगम थे इतिहास के, वो क्रांतिकारियों के बारे में उनको बतलाते थे, क्योंकि क्रांतिकारी छिप करके उनसे मिलते रहते थे। ओके। तो उन पर ये प्रभाव था कि हमें भी इन्हीं की तरह बन करके देश सेवा करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ा। मैं 1968 तक वहाँ रहा जी, हरियाणा में गुरुकुल में शिक्षा शिक्षा प्राप्त की। ओके। उसमें वेद, वेदांग, व्याकरण ओके। और संस्कृत के और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा। जी। उन्हीं के कारण फिर हमने प्राचीन लिपियाँ सीखी, जी। क्योंकि सिक्के इकट्ठे हो गए थे 1 लाख से ज़्यादा। ओके। उनको डिसाइफर करने का काम शुरू किया हमने। अच्छा। ओके। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो अपने आप में नायाब थी। जैसे हमें टेराकोटा प्लेट्स मिले, ओके। उन पर लिखित में ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लेख थे। अच्छा। ओके। और वो लेख बहुत पुराने थे, कुषाण और गुप्त काल बहुत के, प्राचीन। हाँ, के इंस्क्राइब्ड टेराकोटा थे वो। जी। उन पर बाद में मैंने टोक्यो में पेपर भी पढ़ा। ओके। वो पुरातत्व संग्रहालय के रूप में डेवलप हुआ। और आपको आश्चर्य होगा जान के जी। कि एक बार एक गांव के व्यक्ति ने उनको ला करके एक छोटा सा ठप्पा दिया, मोल्ड। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा, ये कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा कि हमारे गांव में जब हुक्का पीते हैं लोग जी। तो चलम के अंदर जी। ठेकरी की जगह इसको रखते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर तंबाकू होता है। हाँ। फिर वो पीते हैं। जी। तो स्वामी जी ने हमसे कहा कि बेटे वहाँ जाओ और देखो कि वहाँ कुछ और ये मिल सकते हैं ठप्पे। हम गए, बारिश हो रही थी, कपड़े निकाले, खुदाई की वहाँ पर। बारिश में खुदाई करके हाँ, फिर निकाले। खुदाई की और 6,500 ठप्पे एक ही जगह मिले। बहुत बड़ा मिंट था वहाँ पर, टकसाल थी उस जमाने के से। जी। उससे पहले स्वामी जी को एक मास्टर भरत सिंह थे जी। बामला गांव के, ओके। वो पढ़ाते थे नौरंगाबाद के स्कूल में। बच्चों ने कुछ टूटी हुई चीज़ें हैं जिन पर लिखावट थी और कुछ बैल हाथी आदि बने हुए थे, वो ला करके थे, उनको दिए। वहाँ वो मिंट मौर्य काल की थी और उसमें जो सिक्के बने थे उन सिक्कों पर लिखा था योधया नाम बहुधान्य के, बहुधान्यक देश के योधयों का सिक्का। अच्छा। एक तरफ बैल बना हुआ था, दूसरी तरफ हाथी था। बहुत। हाथी की पीठ पर झंडा लहरा रहा था। ओके। तो उसकी व्याख्या यदि की जाए तो बड़ा लंबा समय लगेगा, केवल मैं संकेत कर रहा हूँ आपको। जी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली। एक इतनी महत्वपूर्ण है जो मैंने अपने पुस्तक में दी है। जी। राम सीता जा रहे हैं, जी। लक्ष्मण जा रहे हैं, जी। रास्ते में उनको गिरधराज मिलते हैं। जी। रावण ने गिरधराज के पंख काट दिए काट थे दिए थे। क्योंकि वो सीता का हरण करके ले जा वो रहे थे, बचाने की तो कोशिश रोका कर- था उन्होंने। जी। तो उस पर लेख है, अंतरा रघुनंदन है आसादय महागिरधरई। जी। लेख पढ़ने के अतिरिक्त सर हमारे इसका थोड़ा हिंदी में मतलब। हाँ, ये है अंतरा, इसके बाद रघुनंदन राम जी। गिरधराज से मिले। अच्छा। हाँ, ये उसका अर्थ अच्छा। है। ओके। वो होने के बाद जी।
बहुत सारी और चीज़ें हमें मिली। एक अग्रहा से मिट्टी की मोहर मिली जिसमें योद्धाओं के महासेनापति और भट्टार राज का नाम है। ओके। ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत भाषा में। मैंने अपने दूसरे एडिशन में उसका फ़ोटो दिया है ऊपर ही, अभी वो मुझे बुक मिली नहीं है, जी मैं आपको दिखाऊंगा। जी ये काफ़ी पहले मैंने लिख दी थी और 99 में इसका विमोचन हुआ था। आपने सर 4 बुक पहले लिख रखी हैं। हाँ, हाँ जी तो उस समय शीला दीक्षित जी ने कहा ये जी कि आप ये भी करते हैं क्या? मैंने कहा मैं सूखी राजनीति नहीं करता, समाज सुधार का भी काम करता हूँ, पुरातत्व और संस्कृति पर काम करता हूँ। जी और मैं जब दिल्ली में आया उससे पहले बहुत बार, दर्जनों बार जी ऑल इंडिया रेडियो पर संस्कृति के बारे में बोलने के लिए आता था। जी खैर, बहुत तरह की प्रवृत्तियाँ थी। आपको एक बात को जानकर आश्चर्य होगा जी बताइए सर। कि गुरुकुल में जिस दिन मैं प्रविष्ट हुआ जी उसके बाद 10 वर्ष तक मैंने न तो नमक खाया और न मीठा खाया, जरा सा भी। और इतना स्वाद लगता था भोजन, क्योंकि उसमें सब गुण होते थे। बिल्कुल सादा, सिंपल। बिल्कुल सादा। न टमाटर खाते थे, न प्याज कभी लिया। सर गुरुकुल जैसे पहले भेजे जाते थे बच्चे, उसी वैसा ही होता है गुरुकुल या आम हॉस्टल की तरह होता है? नहीं, आम हॉस्टल की तरह नहीं होता। गुरुकुल तो गुरुकुल ही होता है, जैसे काफ़ी सादा। प्राचीन समय में जैसे हाँ जी हाँ होते जी। थे। अच्छा ओके। और जब आचार्य विद्यार्थी को प्रविष्ट करते थे जी तो एक मंत्र बोलते थे जो हमारी संस्कृति का आधार है। जी वो मंत्र था, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भवंतम तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति जी तम जातुम दृष्टुम अविसंयंति देवा। हे बालक, मैं 3 काल रात्रि तक तुझे अपने गर्भ में रखूँगा, और जिस तरह से गर्भस्थ माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, जी वैसे ही मैं तेरे लालन पालन करते हुए तुझे शिक्षा दूंगा। और जब तू यहाँ से जाएगा स्नातक बन करके, तो देवता लोग भी तुझे देखने के लिए आएंगे। और जब आचार्य जी अपना अंतिम उपदेश देता था, जी तो है तो बहुत लंबा, लेकिन उसकी खास बात यह है जी कि उसमें ये कहा जाता था, स्वाध्यायान न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय करना मत छोड़ना अपने जीवन में कभी भी, क्योंकि इस स्वाध्याय आपने जो क्लास में पढ़ा है जी। उससे भी अधिक ज्ञानोपार्जन वहाँ होता है। सर स्वाध्याय का एक मतलब हिंदी में? स्वाध्याय खुद पढ़ना। खुद पढ़ना। हाँ, ओके। जो खुद पढ़ा है वो कभी नहीं भूलता नहीं आदमी, और उससे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। जी एक बात आचार्य ये कहता था, जी यानी अस्माकम सुचरितानि तानि तोपास्यानि नोद्राणि, कि हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो लेकर के जाना, और यदि कोई कमी दिखलाई दे तो उसको यहीं छोड़ के जाना। ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा ऊंचा आदर्श है। आपको किसी भी देश का आचार्य ये नहीं कहेगा कि मेरे अंदर भी कोई कमी है, ये भारतीय संस्कृति। हाँ, भारत का आचार्य ये भी कहता है, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। खैर, चलता रहा। मैं फिर दिल्ली आ गया। जी दिल्ली मैं जिस समय आया तो धोती और कुर्ते में था, इंटरव्यू के लिए गया। कोई लंबी चोटी कोई थी। रिश्तेदार वगैरह के पास आए थे या फिर किसी नौकरी के पर्पज से दिल्ली आए थे? नहीं, मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था। अच्छा ओके। और कुछ हमारे अपने नियम थे, कुछ आदर्श थे। जी जिस दिन मेरा इंटरव्यू था जी। उस दिन सुबह सुबह हम प्रोफेसर शेषन से मिले। अच्छा शिक्षा मंत्री थे। ओके। स्वयं आचार्य जी, हमारे जो गुरु जी थे, उनके संबंध बहुत अच्छे थे। और किसी काम के लिए वो आए थे, मैं साथ था। मैंने उनसे चर्चा नहीं की, इंटरव्यू की, बताया नहीं। फिर विजय कुमार मल्होत्रा जी यहाँ के CEC थे, उनसे मिले। कन्या गुरुकुल नरेला के लिए अनुदान लेने की बात थी, वहाँ भी मैंने जिक्र नहीं किया। फिर हम चले गए, जैयद प्रेस है जामा मस्जिद के पास। अच्छा। स्वामी जी की बुक्स वहाँ छपती थी। अच्छा ओके। वहाँ टेलीफोन
था तो मैंने टेलीफोन कर लिया अपनी अर्धांगिनी की माँ को। अच्छा, ओके। तो उन्होंने पूछ लिया बेटे आपको वहाँ जाना था, होया है? मैंने कहा जी मैं तो नहीं गया। कह रही क्यों? मैंने कहा मैंने ये सुना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को लेते हैं, अच्छा। बाहर के लोगों को नहीं लेते, लेते। इसलिए नहीं गया। तो उन्होंने कहा नहीं बेटे जाना चाहिए था, भाग्य का कुछ पता नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। उनकी बात मुझे अच्छी लगी। मेरे साथ चंद्रपाल जी थे हमारे एक साथी। जी मैं चुपके से उनको कह के चला गया कि स्वामी जी महाराज को बताना कि वो किसी ज़रूरी काम से गए। मैं जब वहाँ पहुँचा जी। तो 18 लोग इंटरव्यू दे चुके थे। अच्छा, ओके। और 3 या 4 थे हम। मुझे बुलाया गया, मैं धोती कुर्ते में था, लंबी चोटी थी। अच्छा, धोती तो पहनते मैं थे देख आप? रहा था कि जो इंटरव्यू दे चुके हैं जी। वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और मेरे पर हंस रहे होंगे ज़रूर कि ये भी अच्छा। इंटरव्यू के लिए आए। अच्छा, ओके ओके। खैर इंटरव्यू में उस समय जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जी। तपन राय चौधरी, जी। वो इकोनॉमिकल हिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान थे। ओके बाद में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ओके। गए। तो उन्होंने पुराने किले में जो खुदाई हो रही थी जी। उस पर पूछा क्या क्या मिला अच्छा, है। ओके। मैंने वो सब बताया। जब सिक्कों के बारे में बात चली जी। तो वो पूछने लगे क्या लेख है उन पर। मैंने सब बताए। मैंने कहा एक तो योधयाना बहुत धन्य का वाले मिले हैं, कुछ और सिक्के मिले हैं, मौर्यन काल तक की चीज़ें मिली हैं, और अब प्रयास ये हो रहा है कि महाभारत के समय में ये था या नहीं, जी जी। उसकी खुदाई नीचे जा रही है, अच्छा, ओके। खोद रहे हैं। 2 तरह की खुदाई होती है। एक तो ये कि आपको यदि ये जानना हो कि किस काल तक ये नगर बसा, जी। तो उसकी खड़े बोल खुदाई करते हैं, अच्छा, ओके। पिट लगा इसके करके। भी तरीके होते हैं पता हाँ, करने 2 तरह के। और यदि पूरे नगर को आपको जानना है या किसी सभ्यता की को पूरी तरह से जानना है, जी। तो फिर पूरे खंडहर की खुदाई की अच्छा, जाती है, ओके। जैसे मोहनजोदड़ो और जी हड़प्पा जी में जी, हुई पूरा ही खुदाई की गई। पूरी। अच्छा, ये पहले सिंधु सभ्यता कहलाती थी, अच्छा, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो वगैरह, जी। चन्नूदड़ो मोहनजोदड़ो थे। जी। बाद में हड़प्पा की खुदाई हुई तो तब उसका नाम बदल गया फिर हड़प्पा कि फिर हड़प्पन कल्चर कहने लग गए उसको। अच्छा, ओके। और उसके बाद फिर और जगहों पर जब खुदाई हुई, जैसे धोलावीरा है गुजरात में, जी। बन्नावाली हरियाणा में, तो वहाँ भी जब हड़प्पन साइट मिले तो ये फिर तय हुआ कि ये सभ्यता खाली सिंधु सभ्यता नहीं थी, अच्छा, पूरे देश में थी। अब तो ये हरिद्वार तक भी अच्छा, इसके माउंट मिले हैं। सिंधु। हरियाणा में, हाँ, हरियाणा में तो बहुत सारे मिले हैं। आजकल हरियाणा के नारनौद के पास हिसार ज़िले में राखीगढ़ में खुदाई चल रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले खुदाई कर रहे हैं, और वो इतना बड़ा नगर रहा है कि हिंदुस्तान में उससे बड़ा नगर नहीं था कोई भी। उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले भी कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर शिंदे थे जी। पूना से, दक्कन कॉलेज, उन्होंने खुदाई की थी। वहाँ हरियाणा सरकार ने अभी 24 करोड़ रुपया दे करके म्यूजियम की बिल्डिंग भी तैयार कर ली, म्यूजियम तैयार करा है। म्यूजियम तैयार करता। लेकिन सामान इतना ज़्यादा नहीं अभी उनके पास है कि उसको विधिवत म्यूजियम का रूप Continue दे कर सके। सामान ज़्यादा हमारे गुरुजी ने और हमने संग्रह किया, वो ज़्यादा है गुरुकुल झज्जर म्यूजियम में। अब उसकी आधारशिला रखी गई है। हरियाणा सरकार ने वायदा किया कि हम 50-60 करोड़ रुपया इस पर खर्च करके म्यूजियम बनाएंगे। खैर वो बात अब दूसरी है। दिल्ली में आने के उपरांत जी। मैं कुछ वर्ष तो तल्लीन रहा अध्यापन में, ओके। लेकिन पहले से ही रुचि थी राजनीति की। पारिवारिक संस्कार भी ऐसे थे, फिर गुरुजी भी ऐसे मिले, जी। लोगों से संपर्क भी हुआ, बहुत सारे मिनिस्टर से जानकारी हुई। तो यहाँ आकर के मैंने
जी सन 72 से मैं 71 में यहाँ आया, जी 72 से मैंने राजनीति में रुचि लेनी शुरू की और 74-75 में मैं यूथ कांग्रेस में सक्रिय हो गया। उसके बाद काम करते रहे पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। जैसे दिल्ली में जो आपके शुरुआती दिन थे जब आप आए थे, तो सर कुछ परेशानियां आपको भी फेस करनी, जैसे बाहर से आदमी आता है दिल्ली में, हरियाणा की बात हो गई, यूपी की बात हो गई, आप जैसे खुद आप हरियाणा से आए दिल्ली में, तो उन शुरुआती दिन में सर आपके लिए कोई परेशानियां ऐसी रही हों कि हाँ आपको अभी भी याद होती हों कि हाँ बहुत मजबूरी थी, ऐसा कुछ चैलेंजिंग डेज रहे हो आपकी प्रभु लाइफ में? कृपा से मुझे इस तरह की कोई परेशानी अच्छा, नहीं आपको हुई। नहीं हुआ। उसका कारण है, जी देखिए मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में जब ज्वाइन किया जी तो मैं क्लास लेकर आता था, बैठता था जी स्टाफ रूम में। जी। सर आप पीएचडी कर चुके थे उसके बाद आपने ज्वाइन किया था, या दिल्ली में पीएचडी भी साथ के साथ की? नहीं, 74 में पीएचडी की, 71 में वो आ गया था। अच्छा ओके जी तो जब मैं क्लास लेकर के जाता था जी तो एक दो प्रोफेसर मेरे पास आते थे और कहते थे कैसा रहा। जी मैं समझ नहीं पाया क्या पूछना चाहते हैं। जी तो तीसरे दिन मैंने एक से पूछ लिया कि कई बार मेरे से बात हुई है, जी इसका मतलब क्या क्या जानना चाहते हैं। जी तो उन्होंने बताया कि पहले जो भी लेक्चरर आता है यहाँ जी तो यहाँ के बच्चे इतने उदंड हैं कि वो टमाटर और अंडे फेंकते हैं ऊपर। तो सर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा, यही वो जानना चाहते थे। जी फिर मैंने उनको बताया, जब मुझे पता चला कि क्या जानना चाहते हैं, जी तो मैंने कहा मैं एक हफ्ता जी। कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, अच्छा, केवल ओके। उनको सदाचार की शिक्षा देता हूँ बस और नॉर्मल उनको ये बतलाता हूँ कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जी इसलिए मेरे साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार विद्यार्थी नहीं करते, बल्कि प्रेम देते हैं ज़्यादा, आदर करते हैं ज़्यादा। फिर मैं अपनी वेशभूषा में आता था। अच्छा सर, आपने धोती और जैसे अभी आपने बताया धोती आप कुर्ता पहन के आए थे, सर आपने ये वाला ड्रेस कोड कब, मतलब जो आपका ये पहनावा था, आपने सर कब तक इसको कॉलेज लाइफ जब आप पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, तब तक पूरा कंटिन्यू रखा या चेंज किया? क्योंकि लोग तो बहुत दिल्ली में ऐसे देखते हैं कि अरे धोती कुर्ता पहन। नहीं, हमारे स्टाफ के लोगों में भी चर्चा होती थी कि ये इस तरह से चलता नहीं है, देखना थोड़े दिनों में बदल जाएगा ये। अच्छा, लेकिन मैं बदला नहीं। पहचान है हमारी हरियाणा में। मैंने 71 से और 76 तक जी वही पहनावा रखा, धोती में ही मैं जाता था। 76 में जब यूथ कांग्रेस में भागदौड़ हम करने लगे जी तो स्कूटर कई बार धोती उलझी अच्छा और मैं गिरा। अच्छा, स्कूटर में धोती उलझ जाता। हाँ, तो उसके बाद पजामा पहना। अच्छा, उसके बाद से स्टार्ट किया। जीवन में पैंट या शर्ट कभी नहीं पहना मैंने। ओके मेरा विचार ये है कि हमें जी। अपनी पहचान कायम करने के लिए भूषा, भाषा और भोजन अपना रखना चाहिए। और ये जरूरी भी है। हम विदेशों में जब जाते हैं जी तो वहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, बिल्कुल सर, सब अपनी ड्रेस में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारत के लोग, श्रीलंका के लोग और पाकिस्तान के। इनको आप ये नहीं कह सकते ये पाकिस्तान का, ये श्रीलंका का है, ये भारत का है, क्योंकि तीनों की ड्रेस एक सी होती है, अंग्रेजी ड्रेस होती है। हाँ कोई फर्क नहीं, वेस्टर्न। हाँ, यहाँ तक कि स्कॉटलैंड के लोग भी जब आते हैं जी तो वो पैंट वहाँ पर नहीं पहनते, जी उनकी स्कर्ट होती है यहाँ तक कि चार खाने की, जी और अपनी ड्रेस में आते हैं। जी। तो ये चीज़ें हमें रखनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि युग बदल रहा है इसलिए हम बदलें, बदला नौजवान बदल रहे हैं, ठीक है, कोई बुरी बात संस्कृति को युग के नहीं, साथ लेकिन लेके हमें कम से कम मैं जी अपनी जो पहचान है जी। उसको मैं कायम रखना चाहता हूँ। उसका फ़ायदा भी कई बार होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, जी एक बार मैं, हमारे स्वामी जी महाराज गुरु जी जी और डॉक्टर लोकेश चंद्र, बहुत बड़े विद्वान हैं, जी जी वो जा रहे थे पेरिस। जी तो मैं धोती कुर्ते में था, जैकेट पहनी हुई थी। जी जो ही मैं घुसा जी तो परिचारिका ने पूछा आप
मिस्टर शास्त्री हैं। जी। मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो बुके दिया मुझे, ओके। बुके दे करके और मुझे वो एग्जीक्यूटिव क्लास में ले जा करके बैठा दिया। अच्छा, ओके। मैं वहाँ बैठने का अधिकारी नहीं था। ओके ओके। ड्रेस की वजह से बैठाया, इसलिए बैठाया कि हमारे उस डेलीगेशन में नारायण चंद्र शास्त्री उड़ीसा के थे और वो मेंबर पार्लियामेंट थे। अच्छा, ओके। उनको बुके दिया जाना चाहिए था और उनको वहाँ बैठाना चाहिए था। अच्छा। लेकिन वो क्योंकि अच्छा, वो लोग भी धोती पहनते हैं तो नहीं वो धोती नहीं पहने थे, इसलिए गलतफहमी वो पैंट और शर्ट में थे। अच्छा। तो वो उनको बैठा दिया इकोनॉमिकल क्लास में। अच्छा, आपकी जगह उन्हें भेज दिया, उनकी जगह आप। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा और मैंने कई बार अपने गुरुजी से और डॉक्टर लोकेश चंद्र जी से जो इकोनॉमिक क्लास में थे जी। उनसे कहा कि आप वहाँ बैठे, मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपको बैठा है तो आप ही रहिए। वो भी नहीं समझ पाए क्या वजह है। खैर, तो ये कई बार इस तरह की घटनाएं जीवन में होती हैं। सर जैसे फिर राजनीति में जी आने के बाद जी एक्टिव पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, सक्रिय राजनीति, जी उसमें मैं आया 1983 में। महानगर परिषद थी उस समय, जी उसका चुनाव लड़ा, जी। लेकिन मैं कुछ वोट से हार गया। दिल्ली में। ओके। फिर उसके बाद दूसरी व्यवस्था करने के लिए महानगर परिषद भंग हो गई 5 साल बाद। ओके। और 1993 में विधानसभा बनी। जी। तो 1993 में फिर मैं हारा 208 वोट से। 1993 में। हाँ जी। आप समझ सकते हैं कि राजनीति में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। पहले में मुझे हराया जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने, वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई। सर आपने पहला इलेक्शन मालवीय नगर से ही फाइट किया था? हाँ, मालवीय नगर से। ओके। वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति पनपे जिससे मेरे बच्चों को आगे मौका ना मिले। तो सर आपने वो इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा था या कांग्रेस से लड़ा था? नहीं, कांग्रेस से मैंने लड़ा था। अच्छा, कांग्रेस से। और मेरे सामने जी उन्होंने खड़ा कर दिया था एक ऐसे व्यक्ति को जी। जो अरविंद कॉलेज में सर्विस करता था। अच्छा, ओके। उसको रिजाइन करवा के उसको DS4 का टिकट दिलवा दिया। अच्छा, ओके ओके। उस समय बसपा नहीं बनी थी। अच्छा। काशीराम ने DS4 बना रखा था। अच्छा, ओके। तो DS4 के नाम से वो हमारे दलित वर्ग के वोट लेगा 6000। अच्छा, ओके। हाँ, और मैं हारा केवल 387 से, काफ़ी कम उससे। हाँ। ये जो मालवीय नगर है जी। ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। अच्छा, ओके। उसकी वजह ये है जी कि सन 47 में जहाँ जहाँ भी जी अपने भाई आए जी उनको जहाँ जहाँ बसाएगा वहाँ वहाँ तो जनसंघ का, बीजेपी का वर्चस्व रहा है। उनमें मालवीय नगर भी है, लाजपत नगर भी है, जी राजेंद्र नगर है, पटेल नगर है, जी कालका जी है। इनमें मेहरचंद खन्ना जी जो उस समय हाउसिंग मिनिस्टर थे, ओके। उन्होंने अच्छा किया, इन लोगों की देखभाल की। ज़्यादातर लोग पहले आकर के पुराना किला में शिविर लगा दिया था, कैंप वहाँ रहे। जी फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता इन कॉलोनीज में शिफ्ट किया गया। डबल स्टोरी मकान बनाए गए 100 गज पर, अच्छा, और उसमें ये रहे। तो उसकी पार्टीशन की जो त्रासदी थी जी वो उनके मन में थी, और वो स्वाभाविक भी है। पुराने उजड़ करके आना, जी अपना कुछ भी लेकर नहीं आ सकते थे। जी हमारी बहन बेटियों के साथ भी अत्याचार हुए, बहुत। तो वो बातें थी, इसलिए वो कांग्रेस से नहीं जुड़ पाए ज़्यादा। ओके। लेकिन प्रभु कृपा से कहिए या ये समझिए कि हमने उनका दिल जीता सेवा करके हमें वोट मिला बहुत ज़्यादा। 1998 में आप पहली बार एमएलए। हाँ, 93 में मुझे राजेंद्र गुप्ता जी ने हराया था, जी लेकिन 208 वोट से। जी
98 में मैंने उनको हराया 9,500 से। काफ़ी बड़े मार्जिन से। हाँ, क्योंकि हम लगातार जी। सेवा में रहे, कभी उन्मुख नहीं गिव अप हुए। नहीं किया आपने, हाँ जी, लगे हाँ, रहे आप। हाँ। अब फिर 2 बार 3 बार लगातार जीतते जी रहे, जी 2 बार मंत्री और तीसरी बार 1908 में स्पीकर। सर, जैसे आपने अभी मेंशन किया मंत्री बने आप, तो सर पहली बार आप एमएलए बने और पहली बार ही आपको मौका मिल गया मंत्री बनने का, तो सर उस टाइम पे मन में क्या ऐसी फीलिंग आई होगी? पहला होता है ना कि बहुत टाइम लग जाता है, मंत्री एमएलए आप बन जाओगे, मेहनत करोगे एमएलए बन जाओगे, पर मंत्री बनने के लिए काबिलियत और मतलब एक नया पुराना रिकॉर्ड भी होना ज़रूरी है। तो आपने सर जैसे एमएलए बने, फिर आप उसी के बाद आपको मौका मिला, आप मिनिस्टर बने, तो सर आपके लिए फीलिंग कैसी थी उस टाइम पे? पहली बार जब हार करके मैं निकला हॉल जी से, जी तो आप जैसे एक टीवी इंटरव्यू लेने वाले थे, जी पूछने वाले थे इंटरव्यू तो वहाँ क्या लिया जा सकता जी है। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं हारने के बाद। जी तो मैंने गीता का श्लोक बोला जी कि आदमी को कर्म करना चाहिए, जी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जी यदि ऐसा स्वभाव बन जाएगा जी तो दुख नहीं होगा किसी भी प्रकार का। सही बात। तो इस तरह का कुछ मन में नहीं आया कि गलत हुआ ये, या जी हमारे साथियों ने बहुत साथ दिया और ऐसी जगह से हम चुनाव जीते जी जहाँ पहले शायद ही कोई जीता हो। बहुत बड़ी बात है कि आप बता रहे हैं, जैसे इधर बीजेपी को लोग बहुत प्रायोरिटी में रखते थे, उन्होंने अपनी थिंकिंग चेंज करी, अपने ओपिनियन चेंज किया, आपको लेके एक नई सोच बनाई। तो सर इसके लिए काम भी आपने मेरे ख्याल में बहुत किया, काम हम ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ा यहाँ होगा। काम करते दिन रात करते रहे जी और ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुई कि हमें जी बहुत कुछ गंवाना भी पड़ा। जी सर, तो कुछ ऐसा हमारे साथ शेयर करना चाहिए ऑडियंस के साथ, कुछ ऐसा किस्सा जब आपने पहला इलेक्शन हारा, फिर दूसरे इलेक्शन का सर मनोबल आपका थोड़ा डगमगाया उस टाइम पे कि अभी मैं इलेक्शन हारा हूँ लास्ट, तो आगे इलेक्शन लड़ूं कि नहीं लड़ूं? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ। जी, देखिए, इलेक्शन हारते ही क्योंकि आदमी थोड़ा सा डर जाता है कि अभी मैंने एक इलेक्शन हारा है, आगे लड़ पाऊंगा कि नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उतराव चढ़ाव बहुत देख चुके जी थे हम। अच्छा, ओके। अभी जब पहला चुनाव हारे हम, जी तो दूसरे दिन हम कहीं घूमने चले गए किसी से मिलने के लिए जी। स्कूटर के ऊपर। जी तो जो घुस रहे थे यहाँ कॉलोनी में, जी तो हमें सावित्री नगर के एक सज्जन मिले, दीपचंद, ओके। वो अपने साथी थे जी और उनके स्कूटर पर पीछे बैठे हुए थे। जी तो उन्होंने कहा, जी ये इनका मकान गिराया जा रहा है, अच्छा, ओके। आप चलें तो ज़्यादा अच्छा है। जी हम गए तो मकान था किसी पुरानी दिल्ली वाले का, उसने अच्छा, किराए ओके। पर दिया था ओके। और जो किराए पर था वो 3 व्हीलर चला करके परिवार का गुजारा करता था। तो मैं गया, वो उस समय ऊपर चढ़े हुए घनों से तोड़ रहे थे। अच्छा, ओके। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि नीचे उतरो। वो एकदम रुक से चुप, तोड़ने से रह गए। जो ही उन्होंने बंद किया तो बेलिफ आया, वो वहाँ मौजूद था। अच्छा, ओके। मुझे एक तरफ ले जाकर कहता है, शास्त्री जी जी मत रोकिए, आप गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, ओके। हाँ, मैंने कहा कैसे? कि मैं बेलिफ हूँ हाई कोर्ट से, अच्छा, हाई ओके। कोर्ट के ऑर्डर हैं और आप यदि रुकवाएंगे तो आपकी जेल हो जाएगी। मैंने कहा मैं आ गया, अब कुछ हो जाए मुझे, मैं टूटने नहीं दूंगा। फिर यहाँ के जो SHO थे, जसवीर मलिक, जी वो भी वहाँ थे। जी सुरक्षा के लिए जाते हैं जहाँ भी तोड़ जी। फोड़ होती है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये करने दीजिए, जी नहीं तो संकट हो जाएगा। जी मैंने कहा अब तो संकट हो या कुछ हो। तो मैंने उनको उतार दिया और वो चले गए। जी न बेलिफ कोई कार्रवाई कर पाया न कोई, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ के सब लोग इनके साथ हैं। जी तो ऐसे ऐसे कई बार हुआ है। इस पूरे इलाके में हमने कभी तोड़ फोड़ नहीं होने दी। और यहाँ तक हुआ कि चुनाव में मेरे खिलाफ
एक व्यक्ति गुप्ता जी से 4 लाख रुपए लेकर अच्छा ओके। हरियाणा से पहलवानों को ले आए थे और 2 जीपों में भर करके यहाँ घुमा दिया था टेरर क्रिएट करने ताकि आपको डराने के लिए कि हाँ, आप वो हाँ, ना करो कैंपेनिंग वगैरह। अच्छा वो कांग्रेस ही थे वैसे तो। अच्छा ओके। हाँ लेकिन वो मालवीय नगर की मार्केट में एक मकान बना रहे थे। जी वो इसलिए ऐसा कर रहे थे कि जी। यदि मैं राजेंद्र गुप्ता जी का साथ नहीं दूंगा तो वो मेरे मकान को तोड़वा देंगे। अच्छा ओके। हाँ लेकिन जब हम हार गए गुप्ता जी से तो उसके हफ्ता 10 दिन बाद कार्रवाई हुई तोड़ फोड़ की। जी उस दिन उसके मकान पर भी चढ़ गए तोड़ने के लिए। जी। हमने जाकर रोका उसको। अच्छा आपने, अब वो आपके अगेंस्ट क्यों ना थे फिर भी अगेंस्ट आप थे गए? फिर भी रोका। जी तो उस दिन के बाद उनको समझ में आया कि मैं गलती पर था, साथ देने लगे फिर वो। खैर कोशिश हमारी यही रही जी कि किसी का कोई नुकसान ना हो। ना हो। हम्म, सर जैसे आपका एक लंबा टाइम रहा है राजनीति में, आपने राजनीति में अप्स भी देखे हैं, डाउन्स भी देखे हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल आपका चैलेंजिंग भरा रहा है आपकी जो राजनीतिक जर्नी रही है। तो उसका हमारी ज़िंदगी में या पर्सनल लाइफ पे कुछ असर पड़ता है कि हम लोग, हमें कुछ हमारे अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम किसी के पक्ष में बोलते हैं तो वो किसी के विपक्ष में भी होता है। तो सर ये हमारी पर्सनल लाइफ पे कितना असर करता है? आपके जैसे आप राजनीतिक लाइफ जीते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ कितनी इससे अफेक्ट होती है? कुछ असर पड़ता है इसका हमारी पर्सनल लाइफ पे? बघेल साहब मुझे ऐसा लगा नहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत सहज सब जी। कुछ हो रहा है। और आपने या कभी आपने गलत चीज़ों पे या कोई ऐसी चीज़ों पे, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया? नहीं ऐसा नहीं है। जी मेरी एक मान्यता रही है, मैंने जी। बहुत बार ये सदन में भी बोला है। जी हमारा जो आदर्श है राजनीति का जी वो है जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव ये साम प्रसादात प्रवृत्त क्षणो हम यदा यदा में विकृतिम लभंते तदा तदा माम प्रतिबोध हुए। हे भगवान मेरे शत्रु भी 100 साल जिए हैं अच्छा और इसलिए जिए जी कि जब कभी मैं गलती करूंगा जी तो उंगली उठा देंगे और मुझे अपने को सुधारने का मौका मिल जाएगा। तो जब शत्रुओं के लिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो राजनीति प्रतिद्वंदी तो कुछ भी नहीं है, वो तो प्रतिद्वंदिता कर रहा है, दो शत्रु तो नहीं है वो। जी तो उनके साथ तो अच्छा व्यवहार होना ही चाहिए। देखिए इसी वजह से मैंने जी अपने कॉलेज में जी साहब सिंह वर्मा जी का सिलेक्शन कराया, साहब सिंह वर्मा जी जो एक्स मुख्यमंत्री बने, रह बाद चुके में रोजगार मंत्री बने केंद्र में। जी जी और 6 लोगों के वारंट इमरजेंसी में हुए थे हमारे कॉलेज में। अच्छा ओके। उनमें वो भी थे, मुखी जी भी थे जो आज क्लास हम के गवर्नर हैं। तो सर साहब सिंह वर्मा जी भी कॉलेज में पढ़ाते थे या नहीं पढ़ते थे? नहीं लाइब्रेरियन थे। अच्छा लाइब्रेरियन थे, ओके ओके। वो पहले एक छोटे से स्कूल में लाइब्रेरियन बने बिजवासन में, अच्छा ओके उसके बाद टाउन हॉल की लाइब्रेरी में आ गए। जी फिर हमारे यहाँ लाइब्रेरियन की पोस्ट एडवर्टाइज हुई, वो आए कि आप डॉक्टर साहब ये कराइए। तो उस समय हमारी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन थे मिस्टर वीपी सिंह, ओके काफ़ी बड़े लॉयर हैं, अच्छा आज भी हैं। जी और गवर्निंग बॉडी के ट्रेजरर थे जगदीश जी। ठोकस, जी वो भी निगम पार्षद थे। जी तो मैं वीपी सिंह जी के पास ले गया जी, मैंने कहा अपने आदमी इनका करना है। जी वो कहने लगे ठीक है जगदीश ठोकस से और मिला दो इनको। वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि वीपी सिंह जी से मिल लीजिए। मैंने कहा वहाँ से मिल करके आए हैं, ये करना है बस। जी तीसरे दिन इंटरव्यू था, हो गया। हमारे संबंध बहुत ही मित्रतावत थे, दोस्ताना थे, पारिवारिक थे। सर जैसे आप कांग्रेस में हैं, साहब सिंह वर्मा जी जो थे वो बीजेपी में थे, तो सर मैं एक पर्सनली मैं पूछना चाहता हूँ, ऑडियंस भी जानना चाहती होगी कि सर जैसे आप कांग्रेस में हैं तो सर आपकी, जैसे हम देखते हैं एक राइवलरी वो रहता है फैक्टर, एक पार्टी दूसरी पार्टी वाले से कभी बनती नहीं है। टीवी पे तो ये देखने को मिलता है ये इस पार्टी का है तो इससे नफरत ही होगी, ये इसे पसंद नहीं करता।
तो सर ये इन बातों में कितनी सच्चाई है? आप मिलते हैं या नहीं दोस्ती होती है अदर पार्टीज के लोगों से? बघेल साहब देखिए, जो अच्छे व्यक्ति हैं राजनीति में जी, वो इस तरह की शत्रुता वाला भाव नहीं रखते हैं। अच्छा और मैं तो बिल्कुल इसलिए नहीं रखता जी कि हमने तो ऐसे गुरुजनों के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की है जी सर, जो सद्भावना सिखाती है, मित्रता सिखाती है, और जो ये कहती है कि हर प्राणी को मित्र की दृष्टि से देखो, नम्र भाव। नम्र भाव। तो वही रहा हमारा। आज भी कांग्रेस के अतिरिक्त जो दूसरी पार्टियां, खास करके बीजेपी, जी, मेरा सम्मान कांग्रेस से ज़्यादा वहाँ है। अच्छा ओके। नहीं सर, टीवी वगैरह पे तो कुछ और ही देखने को मिलता है ना, जैसे हम देख रहे हैं अब आपके सामने कोई अगेंस्ट पे फाइट कर रहा है बीजेपी का, तो हमारे जैसा नॉर्मल आदमी, मैं हो गया या कोई और हो गया, तो हम सोचते हैं भाई इनकी तो जानी दुश्मनी है, बिल्कुल बात भी नहीं करते उनसे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो वहीं तक है जब तक डिबेट रहती है, फिर दोनों आपस में ठीक रहते हैं। अच्छा, नहीं कहीं बाहर आके यार आप दिख मत जाना। नहीं, वो देखने वालों को लगता है बहुत बड़ी शत्रुता जी, है जी, इनकी, सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, न होना ही चाहिए। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ सर। जैसे हम लोग फ्री होते हैं तो हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं फैमिली के साथ, मूवी देखने चले जाते हैं, मतलब टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं। तो सर वैसे तो आपका शेड्यूल बिजी रहता होगा, नेता जितने भी होते हैं उनके शेड्यूल, कहीं फंक्शंस, मीटिंग, इवेंट्स, कुछ ना कुछ होता रहता है। सर आपको फ्री टाइम मिलता है, तो सर उस फ्री टाइम में आप कैसे उस फ्री टाइम को स्पेंड करते हो? फैमिली के साथ या मूवी देखने जाते हो या दोस्तों से मिलना होता है आपका, आउटिंग होती है सर, कुछ ऐसा? देखिए बघेल साहब, मूवी जीवन में मैंने केवल एक देखी है। अच्छा, और वो भी इसलिए जी कि यहाँ पर कर्नल पोसवाल थे जी। तो मूवी पसंद नहीं है? भर्ती दफ्तर में, जी। तो उन्होंने कहा कि चलिए, तो मुगले आजम अच्छा, फिल्म मुगले उन्होंने दिखाई। काफ़ी पॉपुलर है वो भी अपने आप, मतलब अभी तक पॉपुलर है वो तो। जी, नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं देखनी चाहिए। बहुत सारी मूवी ऐसी हैं जो देखनी भी चाहिए, दो दो बार भी देखनी चाहिए, लेकिन पता नहीं मैं ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपका इंटरेस्ट कभी रहा? हाँ, ज़्यादा नहीं रहा मेरा। जी। हाँ, टीवी पर कभी कोई अच्छी आ गई, वो भी नहीं देख पाया मैं। अच्छा, क्योंकि इधर उधर व्यस्त रहते जी, थे। एक ज़माना था जब लोग चित्रहार देखते थे। अच्छा, और जिन घरों में टीवी नहीं होता था वो भी उन घरों में जा कर के देखते थे, बाहर खड़े होके देखते थे रोड पे। मैंने भी देखा है। मैंने रामायण और महाभारत जो टीवी सीरियल आए हैं उनको जरूर देखा, चलते भी थे उस टाइम पे। सर आपका, जैसे हमने ये तो जान लिया कि आपको, आप फ्री टाइम कैसे स्पेंड, सर फैमिली के साथ कैसे, मतलब एक पॉलिटिकल पर्सन के जैसे आप एक राजनेता हैं, तो सर फैमिली के साथ वो टाइम कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है कि जब हम पॉलिटिक्स जैसी किसी उसकी बात करते हैं, करियर को लेके क्या किसी उसकी फील्ड की बात करते हैं, तो सर हम देखते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, अपने लिए ही टाइम नहीं होता, तो इंसान फैमिली को कैसे टाइम देता होगा? और कहीं ना कहीं फैमिली को कहीं ना कोई कंप्लेंट्स तो हो ही जाती है कि हमारे बचपन में ऐसा हो। तो आपका सर कभी ऐसा रहा है कि आप फैमिली को कभी ऐसा लगाओ, या आपका फैमिली को मैनेज करने का टाइम कैसा रहा, मतलब मैं जानना चाहूँगा। नहीं बघेल साहब, देखिए परिवार के लोगों को जी तो शिकायत रहती है जी टाइम न मिलने की, जी सर। लेकिन मेरा प्रयास ये होता रहा है कि समझ जाते हैं सर वर्ष वो? में जी जी। 2 बार जरूर बाहर जाया जाए। अच्छा ओके। पहाड़ों में 2 बार जाते थे। पहाड़ों में वेकेशंस पे? गर्मियों में, जी जी जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती थी, जी। तो मैं खुद गाड़ी चलाता था। अच्छा, आप खुद गाड़ी चलाते थे? जी। और एक बार की तो ये घटना है जी कि यहाँ पर वोटिंग हो रही थी पार्लियामेंट के लिए, राजीव जी के समय में। जी। तो वोटिंग 20 तारीख की थी, 20 मई की। 21 मई को सुबह 5 बजे हम निकले जी। और 5 बजे ठीक कुल्लू पहुँच गए। जिप्सी, हाँ जिप्सी थी मेरे पास। अच्छा ओके।
वहाँ पर हमारे एक मित्र थे सरदार दलीप सिंह, जी अभी भी जिंदा है वो। जी उनके फार्म हाउस पर रुके, जी कई बार कह चुके थे आप आइए हमारे। तो हम वहाँ रुकिए। बच्चों के साथ थे। जी सुबह सुबह सरदार दलीप सिंह जी ने आकर के दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला, जी कहने लगे शास्त्री जी बहुत बुरी खबर है। मैंने कहा क्या सरदार साहब? कहने लगे कि राजीव जी का मर्डर हो गया। अच्छा ओके। साथ में उन्होंने कहा लेकिन एक अच्छा ये है कि पंजाब में नहीं हुआ, अच्छा ओके। तमिलनाडु में हुआ था, अच्छा हाँ वो। पेरम्बदूर में। जी जी तो फिर वहाँ हम जल्दी आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी। जी इसी तरह से इंदिरा जी के समय भी हुआ था। खैर 15 दिन तक जो बाहर थे बाहर ही रहे। सर अभी मैंने आपके मतलब सोशल मीडिया वगैरह या मैं देखता रहता हूँ, मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ इन चीज़ों को। सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो सर पहले तो आप चलाते हो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह? नहीं, आप नहीं मैं चलाता हूँ ना। काफ़ी उसी चीज़ का ज़माना चल रहा है आजकल, मैं जनरेशन उसी पे मिल रही है। हाँ ये बात तो ठीक है। जी। मुझे चलाना भी नहीं आता, सीखना भी नहीं चाहता मैं। अच्छा क्यों और सर, चलाता ऐसा भी क्यों? नहीं है। नहीं, यदि चलाते होंगे तो हमारे एक साथी हैं जी जयदीप जी शर्मा, जी। शायद अच्छा वो- आपका भी वही मैनेज करते हैं? हैं? आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह वो मैनेज करते हैं? हाँ करते हैं लेकिन वो खास नहीं अच्छा चला। वो भी नहीं चलाते। ओके सर, जैसे मैं देखता हूँ कि सर आपके काफ़ी बड़े, मैंने देखा है सोनिया जी के साथ भी आपका मिलना जुलना रहा है। काफ़ी फ़ोटोज़ मैंने देखे हैं, सोनिया गांधी जी के साथ रहा है, इंदिरा गांधी जी का भी मैंने देखा है एक दो फ़ोटो, और शीला दीक्षित मैम के साथ तो बहुत ही रहे हैं आप। मतलब उनके साथ तो एक आपका, जब आप मिनिस्टर थे तब से लेके स्पीकर तक 3 टर्म के आप एमएलए रहे हैं, तो पूरा उन्हीं के साथ आपने वो। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बड़े लीडर्स होते हैं तो सर उनकी लाइफ में मतलब जब आप अपने आप को उनके साथ रखते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत एक स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हो, जैसे सोनिया जी हो गई और इंदिरा मैम हो गई। तो सर मतलब मैं जानना चाहता हूँ, एक पॉलिटिकल वो होने के नाते, राजनेता होने के नाते, उनकी लाइफ में और एक आम आदमी की लाइफ में कितना डिफरेंस देखने को मिल जाता है? बहुत डिफरेंस होता है। देखिए इंदिरा जी की तो खूबी ये थी जी कि वो प्रतिदिन लोगों से मिलती थी, जी। 1 या 1.5 घंटा रोज। कोई आपकी कोई बेस्ट याद या मेमोरी रही हो उनके साथ, आप बताना चाहें? हमें जानने, क्योंकि हमने वो टाइम नहीं देखा, पर आपके थ्रू हम जानना चाहेंगे। एक दिन हम गए, जी इंदिरा जी की बता रहे हैं आप? इंदिरा जी की, जी। तो दिवाली पर अनार से मेरा ही जल गया था हाथ। अच्छा हाथ। जी तो जो ही मैंने उनको बुके देने की कोशिश की, जी। वो हंस के कहते हैं कल जलाया होगा। मतलब मैंने कहा जी कल जला। एक बार गए तो जी वो बैठने से पहले जी। अपने कमरे की कुर्सियां खुद लगाने लगी। अच्छा ओके। इंदिरा मैम। हाँ, अब तो मैंने कोशिश की कि जी हम कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, ये मैं खुद करती हूँ। ओके, बहुत बड़ी बात है। एक बार हम एक हमारे साथी थे सेमवाल, सेम बाल। हाँ, जी डॉक्टर श्री कृष्ण सेमवाल पहाड़ के थे। ओके। तो वो यहाँ पर दिल्ली में संस्कृत एकेडमी के भी जी जी। डायरेक्टर रहे। तो उन्होंने इंदिरा जी पर 100 श्लोकों की एक पुस्तक लिखी। अच्छा ओके। हम उनको देने गए जी तो इंदिरा जी ने जी। कहा कि इसको आप वो सीडी बनाइए। अच्छा सीडी, वो डिस्क जो चलते थे। हाँ, उस समय सीडी नहीं थी। सीडी ड्राइव बोल सकते हैं। हाँ, जी और वो गाए जाते थे जी जैसे निंदन तूने तिन गुण यदि जी, वस्तु हाँ अंतु, जी, इस हाँ। तरह से अलग अलग छंद थे, अलग अलग तरीके से गाए जाते थे।
तो वो करा करके उनको दिया और वो रोज़ाना सुबह उनको सुनती थी। अच्छा ओके। अच्छा इंदिरा जी, जी अब लोग कुछ भी पिक्चर देते हों विरोधी, जी। लेकिन काफ़ी डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट नेगेटिव थोड़ी सी इमेज बना रखी है उनकी। हाँ वो तो आदत है कुछ लोगों जी की, जी जी हर एक के लिए बनाते हैं। जी। आपने वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बनाते हैं, जिसने देश को बचाया जी सर। ऐसे समय में, जबकि अमेरिका में 40 बैंक डूब गए, जी 2.5 लाख लोग नौकरी छूट गई नौजवानों की, जी पूरे यूरोप में हाहाकार थी मंदी की वजह से। जी जी। वहाँ लोग दांतों तले उंगली दबाते थे कि हिंदुस्तान में मंदी क्यों नहीं है। अच्छा ओके। तो सारा करिश्मा मनमोहन सिंह जी की वो वजह से था। इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े वो बहुत भी बड़े रहे। विद्वान थे। अच्छा दूसरी खूबी ये थी कि वो बोलते कम थे, काम ज़्यादा करते थे। जी जी एक दिन मैंने उनसे पूछा, जी। डॉक्टर साहब, अच्छा आप मिले हैं उनसे? हम बहुत बार मिले हो। अच्छा ओके। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो सोना रखा था गिरवी जी लंदन के बैंक में, उसको कैसे वापस ला पाए? जी तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब हम रात के 2 बजे तक काम करते थे इस बार प्रोजेक्ट पर, और मेरे सारे ऑफिसर जी। बैठते थे, उस वजह से मेहनत करके हम वापस ला पाए। हमारे रिजर्व बैंक का जितना भी सोना था सब वहाँ चार्टर्ड बैंक में रखा था। हाँ काफ़ी आप न्यूज़ जानते भी हो। हुई। तो ऐसे लोगों को भी लोग बकसते नहीं। हमने एक बात पढ़ी, जी सर। उसमें कहा गया है मुनेर वनस्थस्यापि जी स्वानि कर्माणि कुर्वतः जी जायन्ते त्रयो पक्षः जी मित्रोदासीन शत्रवः। जी कोई कोपिन बांध करके जंगल में बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, जी उसके लिए भी 3 तरह के लोग होते हैं। जी कुछ तो होते हैं मित्र जो कहते हैं यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, जी अपने जीवन को सुधार रहा है, जी अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलेगा या मोक्ष होगा। जी कुछ ऐसे होते हैं जो उदासीन रहते हैं जी कि कर रहा होगा कुछ, हमें क्या है। जी। अपना काम करो जी। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो शत्रुता भाव रखते हैं जी कि पाखंडी है, हाँ दिखावा कर रहा है, जी लोगों से पूजा कराना चाहता है। तो सार्वजनिक जीवन में या राजनीति में रहने वाले आदमी के लिए तो सब तरह के हो सकते हैं। तो सर हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सर आप हरियाणा स्टेट, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म हरियाणा का है, आपका बचपन हरियाणा में बीता है। तो सर हरियाणा को जो पूरा भारत जानता है, वो उसके कुछ ऐसे विशेष वो हैं, जैसे कुश्ती हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, खेल हो गया, इससे बहुत प्रसिद्ध है हरियाणा स्टेट पूरे भारत में। तो सर आपका बचपन ऐसे स्टेट में, आप ऐसे स्टेट में आपने जन्म लिया है, तो सर आपने कभी बचपन में कुश्ती लड़ी हो या कुश्ती में इंटरेस्ट हो या किसी भी ऐसे खेल में रुचि रही हो आपकी, मैं जानना चाहूँगा। मेरी 3 खेलों में रुचि थी। जी फुटबॉल, जी कुश्ती ओके और कबड्डी। मैं एक बार की घटना आपको बतला रहा हूँ। जी। हम मित्ताथल में खुदाई करा रहे थे, अच्छा ओके। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक टीम भी खुदाई करा रही थी। जी तो उस गांव के थे डॉक्टर अमीर सिंह। अच्छा ओके। वो वैसे ही कहने लगे कि भाई आप गुरुकुल वालों तो मोटे मोटे से तो हो, लेकिन ताकत नहीं है आप लोगों में। अच्छा ओके। हमने कहा भाई ताकत को कैसे जाने, आप बताओ। चैलेंज सा जरूर। लगे कबड्डी खेलो आप लोग। जी खेलने लगे जी तो उनके टीम में चंडीगढ़ से नफ़े सिंह नाम के चिमनी डराना के थे, जी बाद में उज्जैन में लेक्चरर हुए। जी तो मेरा खेल में ये था, जी आत्म प्रशंसा अच्छी नहीं होती लेकिन आपने बात छेड़ दी है। जी तो उस समय वो हरियाणवी स्टाइल की कबड्डी होती थी, जी आप एक को छुएं और फिर आ जाएं। जी अब तो नेशनल है, एक जी। को अनेक पकड़ लेते हैं जी जी और उसको दबा लेते हैं। तो मैंने कबड्डी शुरू की। जी वो नीचे से पकड़ते थे, जो भी नीचे से पकड़ता था मैं कभी किसी का हाथ नहीं आता था। अच्छा ओके। मैं ऊपर से उछल के कूद के और उसको धक्का दे के फिर आता था। तो 2 बार ये हुआ जी
तीसरी बार मैं गया जी तो नफे सिंह वो ईख के खेत में ईख के खेत में घुस गए। मैं भी पीछे पीछे मैंने धक्का दिया, हाथ से उड़ा गया। तो मतलब आपका फोकस सारे खिलाड़ियों से ज़्यादा उन्हीं पे था। उन्हीं पे मेरा ये दांत जो है ना, जी जी। ये उसी समय अच्छा ओके। एक को मैंने पकड़ा था, जी तो मेरा घुटना ऐसा लगा कि आधा आधा ओके, दांत चला ओके, गया। रिजल्ट ये हुआ। जी अब हमारे गुरुजी भी देख रहे थे दूर खड़े हुए, जी और वो अमीर सिंह तो थे ही थे। जी चंडीगढ़ वालों के पॉइंट थे 3 जी। और हमारे थे 21। अच्छा ओके। हमने अमीर सिंह जी से पूछा जी, क्या जी। देखा। अच्छा आपने पूछा क्या देखा? क्या देखा। जो यूनिवर्सिटी में सब आपसे पूछते थे कैसा रहा। जी उस समय का कमाया हुआ बहुत काम आया है। जी पहले चुनाव में जब काउंटिंग हो रही जी, थी जी तो एसएचओ को ये नहीं पता था हंसराज सेठी जी जनसंघ के कैंडिडेट हैं। जी थोड़ा सा विवाद हो गया दोनों पक्षों में, जी। तो एसएचओ ने उनको धक्का दे दिया। अच्छा ओके। बुजुर्ग थे, जी वो गिर गए। तो मैंने एसएचओ को यहाँ से पकड़ा अच्छा और पैर मारा, पैर में उनके नीचे से जी उनको धक्का दे दिया, वो भी गिर गए। जी और मैंने जोर से कहा उठिए, जी जानते हो कौन है? जी कहता नहीं। मैंने कहा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 2 लाइन लिख देंगे ना तो फीत भी उतरेगी और जेल जाओगे, माफ़ी मांगो। भाग करके पैर पकड़ो। कई चीज़ें काम आती हैं पहले की हुई। अब उस दिन मैंने आपको बोला था ना, जी शायद सुना हो, आप थे वहाँ। जी जी मैं था हाँ। आपकी बुक की विमोचन हुई थी। हाँ। तो एक दिन सदन में दोनों तरफ के लोग खड़े हो गए, जी। कांग्रेस और बीजेपी। जी हाँ जी सर, मैं वो वाकया पूछना चाह रहा था, आपने वहाँ भी शेयर किया था कि सदन में एक बार ऐसा कुछ हुआ था, आप खड़े हो गए थे। हाँ, जी ऐसा होता है बघेल जी जी कि जब तक स्पीकर बैठा है जी तो सदस्य खड़े होकर के बोलते हैं जी और कुछ भी बोल सकते हैं। जी रिकॉर्ड में भी आ जाता है जी। जब तक स्पीकर ये ना कहे कि इसको रिकॉर्ड से निकाला जाए। अच्छा ओके। तो मैं बैठा बैठा के तरह बैठे नहीं, मैं खड़ा हो गया। स्पीकर के खड़े होते ही सबको बैठना पड़ता है। जी फिर मैं खड़ा ही रहा। मैं जी। जानता था कि मैं बैठते ही ये फिर उठेंगे। तो मैंने कहा आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं मैं बतलाऊं? जी तो एक ने कहा हाँ जी। तो मैंने एक श्लोक बोला संस्कृत का, जी मरकटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंसनम जी तदपि भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। जी कि बंदर को शराब पिला दो, फिर उसको बिच्छू से कटवा दो और फिर उसमें भूत का संचार कर दो, तो बंदर क्या करेगा ये बंदर ही जाने। आज आप लोग वैसा व्यवहार कर रहे हो। तो उस दिन में अच्छी बात ये हुई कि उसके बाद 6 बजे तक शांति बड़ा कायम रही। शांति से चला। सबको वो पता चल गया ना कि आपने क्या कहा। तो अगले दिन सुबह फिर मुखी साहब आए 2-3 एमएलए को लेके। जी कहने के डॉक्टर साहब आपने तो हमें बंदर बना दिया। मैंने कहा मुखी साहब बंदर नहीं बनाया, बंदर जैसा व्यवहार मैंने बतलाया था। आप बैठो, चाय पियो और वो भावना निकाल दो कि मैंने बंदर बतलाया था आपको। तो कई चीज़ें अनुभव की काम आती हैं कई बार। सर, दिल्ली की राजनीति में आपने एक बहुत लंबा समय निकाला है। कांग्रेस में आपने एक बहुत लंबा टाइम, आप 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी सर, इतने लंबे टाइम में, क्योंकि वाक्य तो बहुत से होते हैं जैसे अभी आपने एक हमारे साथ शेयर किया, तो इतने लंबे टाइम में एक होता है आदमी का जो होता है ना, मेरे कॉलेज लाइफ से जुड़ी हुई यादें हैं, जो मेरे लिए कुछ यादें होती हैं वो जो ख़ास होती है। तो आपका भी एक राजनीति में, जैसे मैंने बताया 15 साल आप 2 बार मंत्री रहे, स्पीकर रहे, तो ऐसा कुछ खास पल आपके राजनीतिक करियर का जो आपको अभी तक आप शेयर भी करते हो तो आपको खुशी प्रसन्नता प्रकट हो जाती है चेहरे पे, तो ऐसा कुछ वाक्य हमारे साथ शेयर करिए, अपने खास कुछ रहा हो आपके राजनीतिक करियर में। देखिए जी
बघेल साहब, आपने एक पहले प्रश्न किया था, जी समय निकाल करके परिवार के साथ जाते हैं या नहीं। जी जी मुक्तेश्वर एक जगह है, जी ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। बहुत सुंदर जगह है। जी वहाँ से हिमालय की 3 चोटियाँ जी। जो प्रसिद्ध वो दिखलाई देती हैं। अच्छा, ओके। पूरे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है वहाँ। तो वहाँ हम जाते हैं 1 या 2 बार जरूर। जी सोनिया जी ने मुझे ओके। उत्तराखंड बना तो ये सौंपा कि आप ये पता करो कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। अच्छा, सोनिया मैम, सोनिया जी, सोनिया गांधी ने ये जिम्मेदारी आपको दी थी। ओके जी तो मैं पहले गढ़वाल गया, जी फिर कुमाऊँ। जी कुमाऊँ में मीटिंग लेने के बाद जी हम अल्मोड़ा गए, जी आखिरी मीटिंग थी। जी जी इंदिरा हृदय जी मेरे साथ थी। जी वो लंबे समय तक एमएलसी भी रही, जी मिनिस्टर भी रही। जी और हल्द्वानी से ये जगह जो मैं कह रहा हूँ मुक्तेश्वर, जी ये ज़्यादा दूर नहीं है। हल्द्वानी से। जी हल्द्वानी से चुनाव लड़ती थी वो, उनका जी होटल जी भी वहाँ। जी जी तो जो ही गाड़ी जाकर रुकी हमारी, जी तो हरीश राव जी के नारे लगने लगे जी जोर जोर से। सब 200-250 लोग थे जो उन्हीं के आदमी थे। जी मैं उतरा और मैंने कहा, भाई देखिए, जी आप नारा लगा रहे हैं, मैं नारों से प्रभावित नहीं होऊंगा। ओके। आप लोग जो कहना चाहते हैं मुझे अकेले कहिए, या ग्रुप्स में मिलना चाहते हो ग्रुप्स में कहिए, चाहे मुझे 2 दिन यहाँ लगे, जी मैं सारी बात सुनूंगा। जी शाम तक हम सुनते रहे। शाम को चले तो मैंने इंदिरा हृदय जी से पूछा कि आप मुक्तेश्वर गए हैं कभी? जी तो कहती नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप हल्द्वानी में 35-40 किलोमीटर हाँ। है और आप आज तक नहीं गई, पूरी वहाँ ज़िंदगी से आपकी तो- हल्द्वानी में बीती। जी मैंने कहा चलो आपको आज वहाँ ठहराते हैं। जी हम वहाँ चले गए। जी ऊपर जो PWD रेस्ट हाउस है, हम जी। तो वहाँ रुक गए। उनको हमने उसके संस्थान के उसमें रुकवा दिए रुकवा नीचे। जी सुबह वो आई नहा धो करके, तो मैंने पूछा कैसा लगा, तो बहुत खुश थी। कहने लगी ऐसे स्वर्ग को मैंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया था, जबकि मैं इतने नज़दीक रहती हूँ। उस समय जो फैसला हुआ जी उसमें बहुत सारी बातें हैं, वो नहीं बतलाऊंगा। जी 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 जिस दिन चुनाव होना था जी और घोषणा होनी थी देहरादून में जी कि अमुक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, अच्छा, ओके। तो हरीश राव जी का टेलीफोन आया शाम को 10-10:30 बजे, जी और JP अग्रवाल साहब को भेज दिया था कि कल आपको वहाँ चुनाव करा के आना है। जी हरीश राव जी कहने लगे कि डॉक्टर साहब आज कल तो इंदिरा हृदय का हो रहा है वहाँ। जी मैंने कहा कैसे? कहने लगे कि मेन रोड पर जो ऑफिस है कांग्रेस का, उसके आधा किलोमीटर इधर और आधा किलोमीटर इधर, सब जगह उन्हीं के होर्डिंग्स हैं, उन्हीं के पोस्टर्स हैं, और हर आदमी ये कहता है कि इनका होगा कल। मैंने कहा मेरा तो अनुमान ये है कि आपका हो रहा है। अब मैंने उनको वो सब बातें बताई नहीं जो हो चुकी थी। जी मुझे तो पक्का विश्वास था हो रहा है इनका। तो कहने लगे कि फिर मैं कितने आदमी ले जाऊं? मैंने कहा आप 5 ले जाइए, 10 ले जाइए, अकेले चले जाइए, जी लेकिन आप समय पर पहुंच जाइए। वो चले गए। JP अग्रवाल साहब को टेलीफोन गया जी सोनिया जी के यहाँ से। अच्छा, ओके ऑस्कर फर्नांडिस जी ने टेलीफोन किया ओके 2:30 बजे रात में। पहले नहीं बताई जाती ऐसी बातें। तो JP को कहा उन्होंने जी कि सुबह अकेले रावत का फार्म भरवाना है और उन्हीं को डिक्लेयर करके आना। जी हो गया वो। इस तरह की घटनाएं बहुत हैं जीवन में। एक बार हमें भेजा गया था धार, इंदौर से आगे, अच्छा, संगठन का चुनाव कराने के लिए। वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और जब लिस्ट बन गई तो वहाँ के नेता एक थे अपने मोहन सिंह बुंदेला,
वो कहने लगे जी आप इस पर दस्तखत करके जाइए। मैंने कहा नहीं, अभी एक सीट बाकी है, उसका फैसला होगा तब करूँगा मैं, और दिल्ली जाकर करूँगा, और दोबारा से आना पड़ा तो मैं फिर आ जाऊँगा। ठीक है। मैं आया तो अर्जुन सिंह जी से मैंने लिस्ट दिखाई, उन्हीं के लोग वहाँ ज़्यादा थे। तो एक सीट थी जिसमें दत्ती गांव नाम के एक एमएलए थे, उस पूरे क्षेत्र में उस बार वही जीते थे। अच्छा, ओके। तो मैंने अर्जुन सिंह जी से कहा कि ये एक सीट रहती है, इसमें आप दोनों को मिलकर फैसला करना पड़ेगा। वो दत्ती गांव थे अकेले माधवराव सिंधिया जी के। अच्छा, ओके। तो कहने लगे फिर कैसे बात हो। मैंने कहा जी वो आ जाएंगे आपके पास, बात कर लीजिए आप दोनों। वो आ जाएंगे, मैं ले आऊँगा जी, आप टाइम बताइए। कहने लगे फिर शाम को 7 बजे मैं उनको ले गया। जो ही बैठे तो अर्जुन सिंह जी ने खुद कहा, माधव आप क्यों फिक्र करते हो, वो तो एमएलए है, वो तो डेलीगेट बनेंगे ही बनेंगे। अब मैंने समझा मेरा काम हो गया, मैं बाहर आ गया। तो वो 1.5 घंटा बैठे उस दिन साथ, 2-3 बार कॉफ़ी ली। आते हुए वो खुद ही चला रहे थे गाड़ी। आते हुए रास्ते में कहने लगे, योगानंद आपने तो आज कमाल कर दिया। मैंने कैसे जी, क्या? कहने लगे हम तो बहुत दिनों से बोल ही नहीं थे आपस में, और आज 1.5 घंटा बात हुई हमारी इतनी अच्छी। आपको इस बात का इल्म नहीं था? समस्या ये है कि अब जोड़ने वाले नहीं हैं कांग्रेस में। अपने स्वार्थ के लिए उसी तरह की बात करते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध हो, बाकी उन्हें किसी चीज़ से कोई। तो सर आज का आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और आपका मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अपना समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया। तो सर मैं आज का आखिरी सवाल में आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप पूछने योग्य हैं वैसे तो सर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, बहुत लोग हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख के जाते हैं, लेके जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या मैसेज कन्वे करने चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि एक आपका जो पॉलिटिकल करियर है उससे क्या चीज़ें आपने देखी अपनी लाइफ में, जो एक कमिंग जनरेशन है या जो लोग आना चाहते हैं राजनीति में, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैं निवेदन करूँगा, आप बताएं। देखिए, आप जैसे साथी जी, पत्रकार जी, आगे बढ़ें, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। दूसरा जी, इस समय पीठ पत्रकारिता बहुत हो रही है जी, आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल। और धन के लालच में ठीक बातों को दबाया जा रहा है, बिल्कुल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया जी। तो वो किसी तरह से ठीक हो जाए और आपने जो मार्ग अपनाया आप उस पर चलते रहें और उससे सीख करके दूसरे चैनल भी इसी तरह का कदम उठाएं, तब समाज का भला हो सकता है जी। क्योंकि मीडिया में जो कुछ आ जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में, आम आदमी उस पर विश्वास करता है कि ये बात ठीक होगी बिल्कुल, और गलत बात उसमें आ जाए तो उन पर भी विश्वास हो जाता है लोगों का। जो बहुत स्वाभाविक, हाँ, जो बहुत प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो तो समझ लेते हैं, और बुद्धिजीवी भी सब नहीं समझ पाते। जो राजनीति के टेढ़े मेढ़े गलियारों से घूम लेते हैं ना, उनको तो समझ होता है क्या आया है और क्या है, लेकिन आम आदमी नहीं समझ पाता है। तो आप लोगों से मेरा यही आशा है कि आप इस समय जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं उसको जारी रखें और समाज को आगे बढ़ने के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। मेरा अपने मन का एक सवाल है सर, जैसे बहुत लोग, मतलब मैंने बहुतों से भी पहले ये इस पे विचार किए हैं
कि बहुत लोग जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहा है, ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ जो भी लोग करना चाहें, तो उसके बाद बहुत से राजनीति में भी आ जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, राजनीति में आने का सही समय क्या है? राजनीति में आने का, जैसे करियर नहीं कह सकते, करियर एक तरीके से ये एक माध्यम है लोगों तक पहुँचने का, नाम का, समाज कल्याण का। तो वो सही समय क्या है कि हाँ अब मेरी सही स्थिति है या सही समय है, कि क्या चीज़ें ज़रूरी होती है राजनीति में आने के लिए, वो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि नवयुवक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जी लेकिन इस उद्देश्य से आएँ जी कि हमें राजनीति को जन सेवा का माध्यम बनाना है। जी पैसे के लिए यदि आएंगे तो सबसे बड़ा समाज का भी दुर्भाग्य होगा, देश का भी दुर्भाग्य होगा जी और उसका अपना भी दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल जी सर। और पैसा कमाया हुआ कहीं जाएगा नहीं, यहीं रह जाएगा। समाज में अपना जो एक अच्छा नाम आप करके जाएंगे तो आपको याद भी रखा जाएगा। बिल्कुल सर। तो इस उद्देश्य से आपको, हमारे नवयुवकों को आगे आना चाहिए कि हम ईमानदार रहते हुए, कर्मण्य रहते हुए, समर्पित रहते हुए सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए।